हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी रीजनिंग की जो स्पेशल सेट वाली क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मैं डेली एमसीक्यूज इसमें कराता हूं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही होते हैं। तो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या तो आप पहले से तैयारी कर चुके हैं, तो दोनों के लिए ही ये जो सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको इस डायग्राम में देख के आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है कितने पुरुष महान हैं लेकिन मानव नहीं। आपका ऑप्शन है A 17, B 12, C 13 या D 15। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने से लिए सबसे पहले आपको जो नहीं वाला पोर्शन है ना, उसको हटाना चाहिए। तो लेकिन मानव नहीं यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, ग्रेट अर्थात महान, मेल जो कि रेक्टेंगल में है, और ह्यूमन आप यहाँ पर ये पूरे के पूरे ह्यूमन को देख सकते हैं, मानव को। ठीक है, तो देखिए मानव नहीं है बोला गया है, तो सबसे पहले जो मानव है ये त्रिभुज वाला आकृति है ना, उसको हटाना है अपने को। तो ये सबसे पहले ये वाला आकृति तो हट जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ या जिसके अंतर्गत जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इनको तो हमें नहीं लेना, ये तो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं पुरुष की। तो यहाँ पर पुरुष वाले कौन कौन से हैं, ये आयत में है, लेकिन हम इस 16 को नहीं लेंगे जो पुरुष में आ रहे हैं ना, क्योंकि 16 तो मानव में आ जाता है, तो इसको हम काट दिए। अब हमको देखना है 8, 4 और 13 में। ठीक है, अब पुरुष है और साथ ही साथ क्या है, महान है, मतलब ग्रेट है। तो ग्रेट में ये सर्कल आ जाता है, जो भी सर्कल में है ना नंबर्स, वो सभी ग्रेट में आएंगे। तो देखिए 8, 4 और 13 में सर्कल में कौन कौन से अंक है यहाँ पर आप देखिए, तो केवल और केवल 4 और 8। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 8 धन 4 बराबर 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है। तो यहाँ पर आपको आयतों की संख्या काउंट करनी है। आपका ऑप्शन है A 12, B 13, C 11 या D 10। तो देखिए ये जो चित्र है दिखने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीधा के सीधा आपको काउंट करना है और आंसर देना है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो यही चीजें टफ लगने लगती हैं। चलिए सीधा काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयत है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो क्या 10 आयत है? तो दोस्तों नहीं, छोटे छोटे तो 10 आयत हो गए, लेकिन बड़ा वाला को कौन देखेगा। ये जो बड़ा वाला है ना, ये भी तो एक आयत है। देखिए ये भी एक आयत ही है। तो टोटल आयतों की संख्या हो गई, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिक और संगीतकार, इसके संबंध में आपको वेन आरेख बनाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में चित्र दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो सबसे पहले आपको एक चीज को लेना है, जैसे भारतीय लिया मैंने, तो भारतीय का एक सर्कल मैंने बना लिया। ये क्या है, भारतीय अर्थात इंडियन। ठीक है, उसके बाद पारी आती है वैज्ञानिक की। तो दूसरा पेन लेता हूं मैं। तो अब आती है पारी वैज्ञानिक की। तो वैज्ञानिक और भारतीय का संबंध आपको देखना है। तो क्या भारतीय वैज्ञानिक हो सकते हैं? तो जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिक हो सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर के व्यक्ति भी तो वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा, ये वैज्ञानिक भारतीय भी हो सकते हैं और भारत के बाहर के व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया साइंटिस्ट। नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा पेन लेता हूं। ठीक है, अब बारी आती है संगीतकार की। ठीक है, तो अब संगीतकार को आपको बताना है, इन दोनों में कनेक्ट करके बताना है सीधा। तो संगीतकार क्या भारतीय हो सकते हैं? तो जी हाँ, संगीतकार भारतीय हो भी सकते हैं और नहीं भी। और वहीं संगीतकार क्या वैज्ञानिक हो सकते हैं? तो जी हाँ, संगीतकार वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया म्यूजिशियन। तो इस प्रकार से ये वेन डायग्राम अगर इस प्रकार से कहीं भी दिख रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुवैत और दिनार, और फिर ईरान, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो जब आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अब किस प्रकार से संबंधित है आपको यहाँ पर आपसे समझना होगा।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है देश और उससे संबंधी मुद्रा। तो कुवैत की जो संबंधित मुद्रा है ये क्या है? दिनार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ईरान की मुद्रा क्या है? ये आपको आंसर देना है। आपका ऑप्शन है ए डॉलर, बी रियाल, सी पाउंड या डी युआन। तो दोस्तों इसे आपको याद करना ही होगा। यहाँ पर मैंने सारी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बता दूं, ईरान की मुद्रा है ऑप्शन नंबर बी, रियाल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न देश और उसकी मुद्रा यहाँ पर मैंने बता दी है, इसको आपको याद रख लेना है। जैसे कुवैत की क्या है? दिनार। लाओस की है कीप। लेबनान की पाउंड। मालदीव की रुपया। मलेशिया का रिंगिट। मंगोलिया का तुगरिक। बहरीन का दिनार। इंडोनेशिया का रुपया। इराक का दिनार। ईरान रियाल। श्रीलंका रुपया। चीन युआन। अफगानिस्तान का अफगानी। पाकिस्तान का रुपया। म्यांमार का क्यात। नेपाल में भी रुपया। भूटान में न्यूल्ट्रम। बांग्लादेश में टका और भारत में रुपया। तो इस प्रकार के, इसको तो आपको याद कर ही लेना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए ये आकृति है, अब आपको त्रिभुज निकालने हैं। तो बताइए कौन कितने त्रिभुज होंगे, काउंट कीजिए। ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठिए कीजिएगा और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पहले आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर काउंट करनी है तो बहुत ईजी है। सीधे आपको यहाँ पर दिखेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज। अब यहाँ पर से आपको सीधे लाइन काउंट कर देने हैं, उतने ही त्रिभुज होंगे। जैसे ये पहला लाइन हो गया, तो ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, तो टोटल 3 त्रिभुज। चलिए मैं काउंट कर बताता हूँ। देखिए ये पहला त्रिभुज हो गया, फिर देखिए यहाँ पर दूसरा त्रिभुज हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे बड़ा वाला 3 त्रिभुज, यहाँ पर 3 त्रिभुज दिख गए। ठीक इसी प्रकार की आकृति आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कितने त्रिभुज देखने को मिलेंगे? 3। ऊपर 3 और नीचे 3, टोटल कितने त्रिभुज हो गए? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 त्रिभुज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न समूह का चयन कीजिए। देखिए समूह यहाँ पर बनाकर दे दिया गया है, इससे आपको भिन्न को चयन करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको समझने के लिए जो अल्फाबेट्स हैं उसके जस्ट अपोजिट में कौन से वर्ड्स आते हैं उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ए का देखें। तो यहाँ पर देखिए अरेंज हुआ है, सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। वहीं एच का उल्टा क्या होता है? एस। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीजें दे दी गई हैं, इसको याद करने की ट्रिक भी यहाँ पर दे दी गई है। जैसे ए जेड, ए का उल्टा जेड होता है तो आपको याद रखना है आजाद से। वहीं बी का उल्टा वाई होता है तो आपको याद रखना है बॉय। सी का उल्टा एक्स होता है तो आपको याद रखना है क्रैक्स। डी का डब्ल्यू तो ड्यू। ई का वी तो इवन। एफ का यू तो फुल। ठीक है, जी का उल्टा टी होता है तो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। एच का एस होता है तो हाईवे, हाई स्कूल। ठीक है, आई का आर होता है तो इंडियन रेलवे। जे का क्यू होता है तो जंगल क्वीन या जैकलीन। और के का पी होता है तो कानपुर। एल का ओ होता है तो लॉयन। और एम का एन होता है तो मन। तो आपको और याद बता दूं, लव, लव से याद रखना है आपको। ठीक है, एल का ओ होता है और वी का ई होता है उल्टा। चलिए इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। तो एल का उल्टा क्या? ओ होता है तो हाँ होता है। आर का उल्टा आई होता है क्या? हाँ होता है। टी का उल्टा जी होता है तो हाँ जी होता है। एफ का उल्टा एफ यू होता है तो जी हाँ ये भी होता है। बी का उल्टा वाई अर्थात बॉय, जी हाँ होता है। लेकिन क्या पी का उल्टा क्यू होता है? तो नहीं, पी का उल्टा क्या होता है? के होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो अपोजिट में है ना, इसे आपको याद रखना ही होगा। आप लिखते नहीं बैठ सकते वहां पर, क्योंकि टाइम की जो है यहाँ पर शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 23, 89, 78, 56, 67 है तो स्टार की जगह में क्या आएगा? चलिए इसका आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन है ए 47, बी 99, सी 34 या डी 69। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न ना दिखने में बहुत टफ लगते हैं। मेन तो यही जानने में लग जाता है टाइम कि आखिर ये अरेंज कैसे हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छी ट्रिक। तो जैसे 23 को आपने देखा, तो 23 और 89 में, 89 में आप यहाँ पर देखेंगे अंतर अगर मैं देखेंगे तो जस्ट 23 दूनी 46 हो जाता है। उसका ट्रिपल करूंगा तो 89 के आसपास आएगा। तो क्या ये हो सकता है? तो नहीं, अंतर तो बहुत दूर है, क्योंकि 89 और 78 का अंतर बहुत पास में है, 10-11 का ही अंतर है। तो अंतर वाले से नहीं बनेगा। स्क्वायर करूं तो स्क्वायर भी आसपास में नहीं है, जोड़ूं तो जोड़ू भी आसपास नहीं है। तो इसमें देखना क्या है? तो इसमें देखना है कि 2 और 3 को,
तो 2 और 3 को अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा इसका अंतर 1। ठीक उसी प्रकार 9 और 8 का अंतर कितना है 1। उसी प्रकार 7 और 8 का अंतर है 1, 6 और 5 का अंतर है 1 और 7 और 6 का अंतर है 1। तो स्टार में भी ऐसे ही चीजें होंगी जिसमें दोनों संख्याओं का अंतर 1 होगा। तो पहला है 4 और 7 का अंतर कितना होता है 3, तो क्या ये होगा, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा है 9 और 9 का अंतर क्या होगा 0, तो ये भी नहीं होगा। 3 और 4 का अंतर कितना होता है 1, तो ये हो सकता है। और 6 और 9 का अंतर कितना होता है 3, तो ये होगा क्या, तो ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो श्रृंखला श्रेणी को आपको पूरा करना है। इसमें यहाँ पर ये श्रृंखला श्रेणी दी गई है, यहाँ पर बीच बीच में क्या है डैश दिया गया है, उसको आपको भरना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने की जो ट्रिक है मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, तो सीधा आपको मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले एन एम एल है, उसके बाद ब्लैंक है, फिर जे है। ठीक है, तो एल के बाद में क्या है यहाँ पर, तो आपको देखना है एल के बाद क्या है जे है, तो यहाँ पर सीधा भर देना है आपको जे। ठीक है, ठीक है, तो एल के बाद यहाँ पर क्या है जे है। ठीक इसी प्रकार से एल के बाद जे है तो सीधा जे बन गया। उसके बाद एन फिर से चालू हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे तो सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, आगे कर देता हूँ। तो ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट कर लेंगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर एक पार्ट ये हो गया, भाग एक ये हो गया। तो उसी प्रकार से एक और भाग में हम देखते हैं, तो फिर से एन आ गया। एन के बाद क्या है एम है, एन के बाद सीधा एम भर देते। फिर आ गया एल जे जे, फिर देखिए फिर से दूसरा भाग बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीधा भाग भाग बनाकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए जे तक दूसरा भाग हो गया। अब फिर स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था एन से, तो यहाँ पर आ जाएगा एन, एम एल जे। फिर बताओ कि जे के बाद क्या आता है जे आता है, सीधा यहाँ पर जे। फिर ये तीसरा भाग हो गया। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से एन से चालू हो गया, एम एल, तो एन एम, एम के बाद क्या आता है एल, तो यहाँ पर एल हो गया एल जे जे। तो इस प्रकार से आप पार्ट बाई पार्ट जब कर लेते हैं ना, बहुत ही इजीली ये बन जाता है। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा जे एम एन जे और एल। तो ये कहाँ है भैया, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, दिखने में बस टफ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए को भाग, बी को गुणा, सी को धन और डी को माइनस लिखा जाता है, तो निम्न समीकरण का मान निकालना है आपको। देखिए सीधा हम समीकरण में मान रखते चले जाएंगे। तो देखिए बीच बीच में मान को रखा गया है ना। तो सबसे पहले आया है 39, तो 39 के बाद ए की वैल्यू क्या है, तो बताइए ए की जगह में क्या रखना है हमें, भाग रखना है। फिर आता है 3, 3 के बाद बी का मान क्या है, तो बी को हम लिखने हैं गुणा से। ठीक है, उसके बाद है 11, फिर सी का मान कितना है प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद है 57 और फिर है डी को क्या लिखना है माइनस, तो माइनस लिखना है 29। ठीक है, अब इसको आपको हल कर देना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था बॉडमास का रूल। ठीक है, बॉडमास का रूल यदि आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो डी फॉर डिवाइड होता है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट तो नहीं है यहाँ पर, ऑफ भी नहीं है। तो 3 का भाग 39 से दो, तो 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, फिर क्या बचा गुणा 11 बचा। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ प्लस 57 माइनस 29। अब पहले फिर करना है हमको गुणा, तो गुणा करो भैया, तो 11 तिया 33 और फिर 11 एकम 11, तो कितना हो गया 3 4 और 1। ठीक है, प्लस अब 57 माइनस 29 कर दो, तो कितना हो जाएगा 17 में 9 गया 8 और फिर 4 में 2 गया 2, तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ दीजिए तो भैया 28 को 8 और 3 11, 4 2 6 और 1 7 और 1, आपका आंसर हो जाएगा 171। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए बहुत ही ईजी था, बस आपको क्या याद रखना है, बॉडमास का रूल याद रखना है और कहाँ कहाँ पर प्लेस करना है, किस क्रम में सॉल्व करना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आकृति का एम एन रेखा का प्रतिबिंब आखिर कैसा होगा, ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है, इस आकृति को रखा गया है, तो इस पर कैसा इमेज बनेगा ये आपको बताना है। तो इस ऑप्शन से आपको एलिमिनेट कर करके मैं इजिली बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा, तो जब मैं दर्पण प्रतिबिंब को यहाँ पर रखता हूँ, तो जो यहाँ पर है ना, इसके जस्ट बगल पे ही यहाँ पर शेप बनेगा, ऐसा नहीं दूर में बनेगा। तो बगल का जस्ट बगल में शेप बनता है दर्पण में। तो देखिए जस्ट बगल में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप ए में देखिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया किधर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बनना तो ऐसे चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया सीधा, ये सब जस्ट विपरीत है, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा।
तो अब आपको देखना है बी, सी और डी में कौन सा आंसर होगा। तो अब आप बताइए, मैंने बताई थी कि जब दर्पण ऐसे आप सामने में रखते हैं तो वो दायां कब बायां हो जाता है। तो यहाँ पर क्यू लिखा है, तो क्यू लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू बन जाएगा पी। तो बताइए पी किस में है, तो पी है सीधा ऑप्शन नंबर बी में है, या सी में है तो नहीं, सी में नहीं है, डी में है तो नहीं, डी में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर पी करेक्ट होगा। आपको पूरा इमेज देखने की जरूरत नहीं है। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो इसके बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ARCPENGLIJ। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। पहले तो आपको डिकोड करना है, डिकोडिंग से प्रश्न होगा। ठीक है, तो बताइए क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं दो दो के अंतर में है। जैसे ए के बाद बी है ना, फिर आ गया सी। ठीक है, वहीं सी के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद छोड़ के ई आ गया, ई को फिर एक छोड़ के जी आ गया, फिर एक छोड़ के क्या आ जाएगा, आई। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे के बाद के आ जाएगा। ठीक है, तो के किस में है भाई, ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें बी डी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बी और सी में देखना है। तो यहाँ पर आर के बाद पी देखना है। तो आर के बाद एक छोड़ के मतलब दो माइनस जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, पी। फिर यहाँ पर पी के बाद दो माइनस करूंगा तो माइनस दो किया तो कितना आया, एन। एन के बाद माइनस दो किया तो कितना आया, एल। और वहीं एल के बाद माइनस दो किया तो कितना आया, जे। और जे के बाद आप माइनस दो जब करोगे तो क्या आएगा, एच। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप सीक्वेंस को जब समझ जाते हैं ना कि किस प्रकार से ये अरेंज हुआ है, किस रूल से अरेंज हुआ है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए युग्म से संबंधित है। तो एच का 16 से और डी का 8 से, तो क्या संबंध है, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो देखिए एच का अगर मैं नंबरिंग देखूं तो एच होता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो 8 को जब मैं गुणा किया 2 से तो क्या बना, 16 बना। ठीक उसी प्रकार डी का कितना होता है नंबरिंग, तो डी का होता है 4। 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 8 बनता है। तो इस नियम से बनता है जितने की नंबरिंग होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अगर वो संख्या आ जा रही है तो ये सीक्वेंस आपका सही हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले के का कितना होता है नंबरिंग, 11। तो 11 का जस्ट डबल हो जाएगा 22। यहाँ पर क्या लिखा है 21, तो ये तो नहीं होगा। टी का कितना होता है 20, तो यहाँ पर 20 ही लिखा है, 20 नहीं, यहाँ पर 40 होता तो करेक्ट आंसर होता। 20 इंटू 2 करना है अपने को, तो कितना आया 40, तो यहाँ पर 20 है तो ये भी नहीं होगा। अब ई का कितना होता है 5, 5 इंटू 2 कीजिए तो क्या आएगा 10, हाँ तो ये आएगा 10। तो आपका ऑप्शन सी होगा। फिर देखते थे आर में, तो आर का कितना है 18। 18 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 36, क्या 26 आएगा, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लुप्त संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बाहर में संख्या दिया गया है, इसको ऐसे अरेंज करो कि बीच वाली संख्या आ जाए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 8 और 4 को जब मैं जोड़ता हूं, ठीक है, तो कितना आया 12। और 12 में जब मैं ऊपर वाली संख्या को माइनस करता हूं तो हमारा उत्तर जो बीच में संख्या है ना, ये आ जाता है 9। ठीक इसी प्रकार इसमें भी चेक करते हैं, जब मैं 6 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 11। और 11 में मैं माइनस किया 4 को, ऊपर वाली संख्या को, तो कितना आया 7 आ गया भैया। तो इसी रूल से इसमें भी हमको 9 और 3 को आपस में जोड़ना है, तो कितना हो गया 12। अब ऊपर वाली संख्या को इसमें माइनस कर देना है, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पासे में त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। तो देखिए विपरीत को अगर इस प्रकार से आपको बनाना है और 3 पासे दिए हैं ना, तो सिमिलर को आपको पकड़ना है, बाकी का आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए जिसको पूछा गया है उसको नहीं लेना है बस आपको। जैसे इन दोनों में सिमिलर क्या है ये बताइए। तो ये पहला तो ये वर्ग सिमिलर है इसमें, और वहीं त्रिभुज सिमिलर है। तो क्या इसमें विपरीत मिल पाएगा क्या, तो अगर सर्कल का विपरीत पूछा जाता तो लाइन इसमें मिल जाता। ठीक है, तो लेकिन अपने को त्रिभुज का विपरीत चाहिए, तो हमको ऐसे जो पासा लेना है जिसमें त्रिभुज का विपरीत अलग दिया हो। तो देखिए इन दोनों में देखिए, तो इन दोनों में सेम क्या है, इसमें वर्ग, इसमें भी वर्ग, और इसमें दिया है क्या सिमिलर, तो ये इन दोनों को लेकर भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब पहला और तीसरा में देखिए क्या कॉमन है। तो इसमें भी सर्कल कॉमन है, इसमें भी सर्कल कॉमन है, इसमें भी वर्ग कॉमन है, और इसमें भी वर्ग कॉमन है। तो बताइए त्रिभुज का उल्टा क्या दिख रहा है यहाँ पर,
तो यहाँ पर दिख रहा है आपको षटकोण दिख रहा है। सीधा इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुज का उल्टा, ऑप्शन नंबर डी षटकोण। तो मैंने कैसे लेना है इसे भी आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 6:7, 8, 9 समानुपात 3 क्या होगा। तो देखिए अगर मैं 6 को कैसे अरेंज करूं कि 7, 8, 9 के आसपास आ जाए। तो जब मैं 6 का वर्ग करता हूं 36, 6 का त्रिघात करता हूं तो लगभग 216 के आसपास हो रहा है, फिर भी बहुत दूर है। तो क्या इस रूल से आएगा? तो नहीं, अंतर के रूल से भी तो नहीं आएगा, बहुत दूर है अंतर। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो क्या दिख रहा है आपको? 6 है, 6 के बाद सीधा दिख रहा है आपको 7, 8 और 9, मतलब एक गिनती के द्वारा ही इसे अरेंज कर दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5 और 6, सीधा गिनती लिख दो। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं ना तो आपका माइंड वहां पर ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको अल्फाबेट के क्रम में यहाँ पर इसको जमाना है कि पहले कौन सा अल्फाबेट आता है। चलिए मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक के साथ इसे चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कॉमन देखना है, कॉमन किस में है? सब में एस कॉमन है। चलिए एस को चेक नहीं करना हमको। उसके बाद हमको कॉमन देखना है टी वाला। देखिए यहाँ पर कॉमन और किस में है? 1, 2 और 4, इसमें सब में दूसरे नंबर पे टी है, लेकिन तीसरे नंबर पे एच है, तो पांचवें नंबर पे पी और पी है। तो बताइए इन छह में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो एच आएगा भाई। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा? तीसरा नंबर का, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो तीसरा नंबर हमने यूज कर लिया। तो तीसरा क्या है? सब में है, तो जी हाँ सब में है। अब आपको देखना है कि बीच वाली संख्या तो हो गई दूसरे नंबर की। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, और कौन सा है? एस टी आर, ठीक है। फिर एस पी, तो टी पहले आएगा कि पी पहले आएगा? तो क्या आएगा? तो पी पहले आएगा। तो बताना है आपको 5 और 6 में से, ठीक है, कौन सा पहले आएगा कि यू पहले आएगा। बताइए कौन सा पहले आएगा? तो दोस्तों 5 और 6 में आपको बताना है कौन सा पहले आएगा। तो 5 और 6 में आपको बताना है पी पहले आएगा कि टी पहले आएगा। तो पी पहले आएगा, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए कि इसके बाद 5 और 6 में से ए पहले आएगा कि आई पहले आएगा, ये देखना है, ठीक है। तो यहां पर से आप देखेंगे कि ए पहले आएगा, ठीक है। तो हमको क्या लेना है? 6 को लेना है। तो यहां पर आ गया भैया 6, ठीक है। तो इस प्रकार से छठवां भी खत्म हो गया। अब बताइए 6 किसमें है? तो 6 इसमें तो नहीं है, 3 के बाद इसमें भी नहीं है, तो सी और डी में 3 के बाद 6 6 है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या हमको 5 को चेक करना है? नहीं, 5 तो दोनों में है, तो सीधा यहां पर 5 को काट दो भैया, क्योंकि 5 यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि उत्तर में ही दिया है। और इसके बाद एक भी दोनों में कॉमन है, तो एक को भी काट दो, सबको देखते नहीं बैठना है, ठीक है। तो एक भी यहां पर ले लिए। अब इसके बाद हमको सिर्फ 2 और 4 में चेक करना है। तो 2 और 4 में से कौन सा पहले आएगा? एस टी यू तो कॉमन है, एस टी यू तो कॉमन है। इसके बाद है डी और इसके बाद है एफ। तो बताइए कौन सा पहले आता है? डी पहले आता है कि एफ पहले आता है? तो सबसे पहले क्या आएगा? डी पहले आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद जो बचा 4। तो 3, 6, 5, 1, 2 किस में है भैया? हाँ 2, 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपको सबको चेक नहीं करना, एक एक करके बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, फिर आपका आंसर ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मिनट चला गया, फिर वह बाएं मुड़ा और सीधे चलने लगा। तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए इसको डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूं आपको। तो एक आदमी, तो चलिए ये एक आदमी है, ये दक्षिण की ओर 50 मीटर चल रहा है। तो दक्षिण इधर हो गया भाई नीचे की ओर, ये दक्षिण की ओर चला 50 मीटर। अब बोल रहा है कि बाएं 30 मीटर चले गया उसके बाद। अब इसके बाद बाएं मुड़ा और कितना मीटर चले गया? 30 मीटर चले गया, ठीक है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा, अब इसके बाद वह फिर से क्या मुड़ा? बाएं मुड़ गया भाई, है ना, और सीधा चलने लगा। तो बताना है कि वह किस दिशा में है। तो बताइए अब ये किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों ये जा रहा है उत्तर की ओर, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर डी उत्तर की ओर। सिर्फ आपको इस डायग्राम को बनाने सीखना है और कुछ नहीं, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18। जैसे आंख का संबंध चश्मा से है तो उसी प्रकार टांग का संबंध किससे है? बताइए। तो दोस्तों जैसे आंख खराब हो जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? चश्मा का। तो टांग खराब हो जाए तो हम किसका यूज करेंगे? बैसाखी, पैर, जूते या मोजे? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैसाखी का, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। टी माता है ए और बी की,
यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सी माता है ए और बी की। तो देखिए जब भी आप फीमेल को बनाए ना, मतलब महिला को बनाए, तो आप सर्कल का यूज करें, और जब भी आप पुरुष को बनाए तो पुरुष को आप ट्रायंगल से यूज करें। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करने को मिलता है कि कौन सी महिला है कौन सी पुरुष, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता वहां पर। ठीक है, तो देखिए सी माता है ए और बी की, ये मैं बनाना है। तो सबसे पहले ए और बी यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, पता है क्या पुरुष है कि महिला है, नहीं लिखा है, लेकिन सी का पता है ना, सी का पता है, सी क्या है, माता है, तो माता को मैंने सर्कल में लिखा, ए और बी की। अब यदि यदि डी पति है बी का, तो देखिए यदि डी पति है बी का, तो बी का पति कौन है भैया, डी है। मैंने जैसे ही बताया है कि पुरुष को आपको ट्रायंगल में लिखना है, तो ये डी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, महिला। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है तो सी कौन है डी की, तो सी कौन है डी की अगर मैं बात करूं तो सी क्या लगेगी भाई, डी की। तो ऑब्वियसली क्या लगेगी, सास लगेगी। ठीक है, उसकी बेटी का पति क्या कहलाएगा, उसका दामाद कहलाएगा ना। तो सी क्या है, डी की सास है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इसे आपको चित्र बनाने आना चाहिए, बहुत ही ईजी होगा फिर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे पति के ससुर की माँ है। तो सीमा उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर सीमा खड़ी है और अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि वह मेरे पति के ससुर की माँ है। तो बताइए सीमा उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दे देंगे। और आपको वीडियोस कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की सीरीज पूरी की पूरी चलने वाली है। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के कंटेंट के साथ। आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।